Hello students, welcome back to the site of resonance. In the previous class we have discussed about the types of waves. In types of wave we have discussed about the mechanical waves and non-mechanical waves. Then we have also seen the longitudinal wave and the transverse wave. Okay, now today we are going to begin with the production of sound, that how sound is produced. So let's begin with the production of sound. So in production of sound the sounds are produced by vibrations. See, what is sound? Sound is basically an energy which causes sensation of hearing. So sound जब produce होएगी तो कैसे होएगी? साउंड जब प्रोड्यूस होएगी जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगा, क्योंकि साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव की फॉर्म में। और वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस, जो कि एनर्जी को कैरी करता है लेकिन अपने साथ मैटर को कैरी नहीं करता। तो जो डिस्टर्बेंस है, सबसे पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट होना चाहिए साउंड प्रोड्यूस्ड होने के लिए, तभी तो वेव बनेगी। तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स। जो सोर्स है, साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो वाइब्रेट होगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा मीडियम के अंदर, और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी और मटेरियल मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा। तो साउंड का जो प्रोडक्शन है बच्चों, वो होता है वाइब्रेशन से। किससे प्रोडक्शन होता है? वाइब्रेशन से। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से उसका मीडियम, जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, और जब वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो एक वेव बन जाती है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसी से हमको साउंड सुनाई देती है। तो आपने नोटिस भी करा होगा, अगर आप एक स्ट्रिंग लें और उसको दो तरफ से किसी को पकड़ा दें और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रहे, दोनों तरफ से किसी ने होल्ड कर रखा, और बीच में आप उसको प्लग करोगे, जैसे ही आप उसको बीच में प्लग करोगे, स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। The string will going to start a motion that is to and fro about its mean position, that is known as vibration. तो जैसे स्ट्रिंग जब दो बच्चों ने पकड़ रखी और आपने उसको बीच में से प्लग करा है, तो क्या हो रहा है बच्चों? वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग में। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। और आपको एक आवाज़ भी सुनाई देती है। सॉरी। जैसे ही आपने प्लग करा, क्या होएगा? टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज वाइब्रेशन। और आपको आवाज़ भी सुनाई देगी उसकी। देगी नहीं देगी? पक्के से देगी। तो साउंड का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन की वजह से। तो व्हाट इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? जो सोर्स होता है हमारा, सोर्स मीन्स जहाँ से साउंड आ रही है, ये सोर्स क्या करता है बच्चों? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट। और वाइब्रेट के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जैसे ही सोर्स वाइब्रेट करता है तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एवरी वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स प्रोड्यूसेस साउंड। कोई भी वाइब्रेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सोर्स क्या हुआ? साउंड का वाइब्रेशन। सॉरी। सोर्स क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। अब जो साउंड है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? मैं अभी बोल रहा हूँ तो जो साउंड आ रही है वो कैसे आ रही है? तो लेट्स सी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। साउंड प्रोडक्शन इन human beings. See, in human beings, just put your hand on your throat and try to swallow anything. You are going to see something in your throat is moving. That movement is of voice box. That is your voice box. आप अपने गले पे ऐसे हाथ रखें और कुछ स्वेलो करने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज़ का मूवमेंट लगेगा कि कोई चीज़ मूव करी। जो वो मूव करा दैट इज़ योर वॉइस बॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। तो जो लैरिंग्स होता है हमारे, लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के अंदर क्या होती है बच्चों?
there are two stretched vocal cords. दो कॉर्ड्स है, there are two chords that are known as vocal cords. दो कॉर्ड्स है जिसका नाम क्या है, vocal cords है, और उन vocal cords के बीच में एक पतली सी स्लिट रहती है. there is a slit, that means there is a very narrow space. सॉरी, दो स्लिट रहती है और उन स्लिट के बीच में क्या रहता है बच्चों, एक बहुत नैरो स्पेस रहता है, इसको हम बोलते हैं स्लिट. तो जब लंग्स से एयर आती है और उस स्लिट से पास होती है तो वो वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, वाइब्रेट करती है. जब वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस साउंड. क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, देयर इज लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इन आवर थ्रोट. ओके, इन आवर विंड पाइप देयर इज लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, एक ही बात है, या आप लैरिंग्स कह लें या वॉइस बॉक्स कह लें. इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती है, वो वोकल कॉर्ड्स मसल से जुड़ी रहती है और वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है. उन वोकल कॉर्ड्स के बीच में क्या रहता है, एक पतला सा स्लिट रहता है, दैट इज मीन्स अ नैरो स्पेस टू पास एयर. ओके, जैसे ही लंग से एयर निकलती है और उससे पास होती है तो वो वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, वाइब्रेट करती है. सही, एयर स्लिट से पास होगी तो वोकल कॉर्ड्स क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होएगा, साउंड. अब जो मसल्स हैं उनकी हेल्प से हम वोकल कॉर्ड्स को टाइट या लूज कर सकते हैं. वी कैन डू वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज विद द हेल्प ऑफ द मसल्स विच आर कनेक्टेड टू द वोकल कॉर्ड्स. इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस होगी. अगर मैंने स्ट्रेच कर रखा है उसको, किसको, वोकल कॉर्ड्स को, तो अलग साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर मैंने उसको स्ट्रेच नहीं कर रखा तो अलग साउंड प्रोड्यूस होगी. तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ माई मसल्स. सो मसल्स की हेल्प से हम लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स है उनको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और अनस्ट्रेच भी कर सकते हैं. तो अलग अलग टाइप की आवाज़ प्रोड्यूस होती है. वोकल कॉर्ड्स के बीच में क्या रहती है, स्लिट रहती है. स्लिट मीन्स अ नैरो स्पेस थ्रू विच एयर कैन पास. और जैसे ही लंग से एयर निकलती है वो इन वोकल कॉर्ड्स को क्या करती है, वाइब्रेट करती है. और जैसे ही वाइब्रेट करेगी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड. क्योंकि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. So that was the sound production in human beings. Now moving forward, we can have a discussion on sound production by musical instruments also. See how sounds are produced by musical instrument. Let us talk about guitar first. Let us talk about guitar. Then we will going to talk about tabla, and then we will going to talk about what should we take, flute. So these are three different instruments and we will going to talk about the production of sound in these three instruments. The first is guitar. In guitar, see what will going to happen. In guitar we know there are strings. There are tight strings in guitar. When we pluck these strings get vibrated. जैसे मैं pluck करूँगा string को with the help of the key or your finger, the strings will going to vibrate. To and fro motion होगा किसका, strings का होगा, मतलब vibration होगा. जैसे vibration होगा disturbance create होएगा मीडियम के अंदर और क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड. सो दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन गिटार. मूविंग टू तबला, सी इन तबला व्हाट इज देयर, इन तबला देयर इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. तबला में क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है ऊपर. आप व्हेन यू विल गोइंग टू हिट इट विद योर फिंगर्स, व्हेन यू विल गोइंग टू हिट इट विद योर फिंगर्स, व्हाट विल गोइंग टू हैपन, द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विल गोइंग टू वाइब्रेट. स्ट्रेच मेम्ब्रेन का क्या होएगा, टू एंड फ्रो मोशन होएगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा. जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ और वो डिस्टर्बेंस क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के अंदर ट्रैवल करेगा और हमको क्या सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी. सो तबला के अंदर क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन व्हिच गेट्स वाइब्रेटेड बाय व्हेन वी स्टक इट विद आवर हैंड. In guitar what happens, when we pluck the string, the strings get vibrate, and whenever there is a vibration there is a production of sound. In flute what happens, in flute you can see, in flute there is an air column, when we will going to blow air in it and we will going to change the length of the air column with our fingers, there will be disturbance created in the, again, the medium, and hence whenever there is a disturbance created in which energy travels, so there will be a production of sound.
So this is how sound is produced in guitar, tabla and flute. There are many more musical instruments, and in all instruments there must be some vibrations. Without vibration sound cannot be produced. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आएंगे आप उनमें देखना कुछ ना कुछ चीज़ वाइब्रेट कर रही होगी और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा. तो साउंड प्रोडक्शन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जो मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, वाइब्रेशन की. साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशन होता है. ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स के इन विंड पाइप देर इज वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स. लैरिंग्स में क्या होता है, देर आर टू वोकल कॉर्ड्स एंड देर इज अ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन देम विच इज नोन एज स्लिट. When lungs force air through that slit, these vocal cords get vibrated. Whenever there is a vibration, there is a production of sound. So there will be a production of sound. These vocal cords are connected to muscles. With the help of these muscles, we can adjust the length of these vocal cords, means we can stretch them or unstretch them, and hence there will be production of different type of sound with the help of our voice box in human beings. In musical instrument we have seen how sound is produced. There is vibration again, and you have also seen the sound is produced by bees. In bees what happens, the wings of the bees they move the wings in to and fro motion very fast, means they are also doing vibration. That is why we can hear the humming of bees. Like this type of sound is produced due to the very fast movement of the wings, which will going to create disturbance in the medium, and hence there will be a production of sound. So this is how sound is produced. Now let's talk about the propagation of sound. That how sound travels. We have seen how sound is produced. Now let's see how sound travels. So I am taking a tuning fork. This is a tuning fork. I am taking a tuning fork. See, these are the two arms of these tuning fork. When I will going to stuck this tuning fork on a pad, these arms will going to vibrate. These arm will going to start vibrating. You will going to see tuning fork in your physics lab. Okay. So what happens whenever you will going to stuck this tuning fork on a pad, these arms of the tuning fork will going to vibrate. They will going to vibrate. So whenever they will going to vibrate, what they will going to do, see, there are molecules or atoms of the medium surrounding this tuning fork. So I am making those atoms or molecules. See, now let's see, if this tuning fork arm is going this way, they are going in this way like this, what will going to happen, they will going to push these atoms towards here. So this atom will going to stuck this atom will going to strike this atom will going to strike this. So ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल्स है, जैसे ही ट्यूनिंग फॉक का आर्म वाइब्रेट होने के जैसे इधर आएगा, ये वाले एटम्स को धक्का देगा, ये वाले एटम्स को पुश करेगा और ये एटम्स आगे मूव करके इनसे टकराएंगे. जैसे ये एटम्स इनसे टकराएंगे बेटा, तो ये वाले एटम्स की जो एनर्जी आई इनके अंदर ड्यू टू दिस ट्यूनिंग फोक, ये एनर्जी इन्होंने इन एटम्स को ट्रांसफर कर दी. फिर ये एटम्स आगे जाएंगे और अपने आगे वाले एटम से टकराएंगे तो एनर्जी और आगे ट्रांसफर कर देंगे. इसी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे ये एटम मॉलिक्यूल से, जैसे ट्यूनिंग फोक ऐसे हुआ, तो जो ये वाला एटम था वो इधर गया, उस वाले एटम से टकराया और एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी. फिर वाला एटम और आगे गया, वो आगे वाले से टकराया, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी. सो बाय द कोलिजन ऑफ एटम्स क्या होएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होएगा. और साउंड वेव आगे प्रोपोगेट करेगी, साउंड वेव आगे ट्रैवल करेगी. जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रैवल करेगी. और अगर आप देखें तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं. फिर ये वापस इधर आएगा तो ये वाला जो एटम है ये वापस इधर आ जाएगा, वो वाला भी इधर आ जाएगा. तो सारे एटम्स वापस अपनी मीन पोजीशन से आके दूसरी तरफ मूव करेंगे. तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव करेगा.
ठीक है, और साउंड वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसमें, साउंड वेव के अंदर। वापस सुनिए कैसे हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर साउंड वेव के अंदर। दिस ट्यूनिंग फोक, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज़ इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी। आप क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फोक को लेके एक पैड होता है उससे स्ट्राइक करेंगे। जैसे आप उसको स्ट्राइक करोगे ट्यूनिंग फोक के आर्म्स क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे। तो मानो ये ऐसे हुआ, जैसे ये ऐसे हुआ तो यहाँ के एटम्स थे वो कहाँ चल गए, टकराया ये उन एटम से और उन एटम्स को आगे वो भेज दिया। जैसे ही वो एटम्स आगे गए तो आगे वाले एटम से वो टकराया, आगे वाले एटम से जैसे ही टकराएंगे तो अपनी एनर्जी उनको दे देंगे। वो वाले एटम आगे जाके आगे वालों से टकराएंगे, अपनी एनर्जी उनको दे देंगे। वो एटम और आगे वालों से जाके टकराएंगे, अपनी एनर्जी। इस तरीके से वो आगे से आगे ट्रांसफर करते रहेंगे और इसी तरीके से आपकी साउंड आगे प्रोपोगेट होगी, इसी तरीके से आपकी साउंड आगे ट्रैवल करती है। ठीक है, अब आप देखें तो नेचर ऑफ साउंड वेव कैसा आया। लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ साउंड वेव ऑल्सो हियर ओनली। सी, वेव इज प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चों, अगर मैं देखूं तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ओके, एंड पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, ये वापस पीछे भी आएंगे। ये वापस कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। ये ट्यूनिंग फोक ऐसे होकर ऐसे भी तो होगा, जब ऐसे होगा तो आपस मीन पोजीशन पे आएंगे और फिर इधर चल जाएंगे तो वो इस तरफ आ जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। ये वाला पार्टिकल भी वापस पीछे आएगा। तो ये पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइक दिस। नाउ व्हेन द प्रोपोगेशन of wave direction and the vibration of particle direction is same, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उस वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पर कंप्रेशन बनेगा और रेयरफेक्शन बनेगा। याद करो पिछला लेक्चर, उसमें मैंने बातें बताई थी। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेगा। क्या बनेगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन के अंदर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और डेंसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। रेयरफेक्शन के अंदर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा और डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो इन sound wave is a type of longitudinal wave because the particles are vibrating in the same direction as that of wave propagation, and when there is such thing happening, such waves are known as longitudinal wave. longitudinal wave के अंदर wave किस फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। कंप्रेशन वो होता है जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, जब वो पास पास आ जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं मतलब डेंसिटी मिनिमम हो जाती है और प्रेशर भी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास प्रेशर और डेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर मेरे पास प्रेशर डेंसिटी है वो क्या है, मिनिमम है। तो जो साउंड वेव होगी वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। अगर मैं ये मैंने जो लाइन बनाई है दैट इज ऑफ नॉर्मल डेंसिटी। किसकी लाइन है ये, नॉर्मल डेंसिटी। ओके, अब देखो क्या होएगा, धीरे धीरे डेंसिटी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। धीरे धीरे डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर डेंसिटी डिक्रीज करके वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर डेंसिटी डिक्रीज करेगी और मिनिमम पे चल जाएगी, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या होगा देखो, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पर क्या होएगा बच्चों,
यहाँ पर रहेगी मैक्सिमम डेंसिटी, यहाँ पर क्या रहेगी मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। अब ये डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे नहीं आता, ये बहुत ग्रेजुअल वेरिएशन रहता है। एक जगह बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहती है, धीरे 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 कम होते हुए एकदम मिनिमम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये डेंसिटी कम होते हुए एकदम मिनिमम हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे ये डेंसिटी क्या करेगी, एकदम से इंक्रीज करेगी धीरे 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 धीरे, और एक पॉइंट आएगा जब ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इस तरीके का सीन रहेगा कुछ। अब देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम डेंसिटी आ गई वापस मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, मिनिमम डेंसिटी है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम डेंसिटी, फिर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम डेंसिटी। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क चालू हुआ वाइब्रेट होना, तो ये पार्टिकल्स जाकर कोलाइड हुए एक दूसरे से, पास पास आ गए। जब पास पास आ गए तो डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगी, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो ये जो मेरे पास है ये मैक्सिमम डेंसिटी है। ये क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी। और जब मैक्सिमम डेंसिटी होती है तो मेरे पास क्या बनता है, कंप्रेशन। क्या बनता है, कंप्रेशन। और यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चों, मिनिमम डेंसिटी है। क्या है, मिनिमम डेंसिटी। और जब मिनिमम डेंसिटी होती है तो मेरे पास क्या बनता है, रेयरफेक्शन। क्या बनता है, रेयरफेक्शन। तो साउंड वेव कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो वापस उसी बात को समझाने का इतना कोई सेंस है नहीं। आपको पता है जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे होएगा तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेगा इधर जाकर, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ गए। फिर वो वाला आगे चल जाएगा और ये वाला वापस पीछे आएगा, तो वापस वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर वो आगे वाले टकरा गए तो वहां क्या बन चुका है, कंप्रेशन। इधर क्या है, रेयरफेक्शन। और इधर वाला पार्टिकल पीछे वाले से टकरा गया तो इधर क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ये जो मैंने ग्राफ दिखाया है किसका दिखाया, डेंसिटी का वेरिएशन दिखाया। किसका वेरिएशन दिखाया, डेंसिटी का। ये नॉर्मल डेंसिटी थी, फिर धीरे धीरे डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, क्या बन गया, कंप्रेशन। फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम होने लगी और एकदम मिनिमम हो गई, क्या बन गया, रेयरफेक्शन। फिर बढ़ी, फिर क्या बन गया, कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो स्पेस में क्या बनेगा जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। और वेव आगे चल रही होगी इसी फॉर्म के अंदर, वेव आगे चल रही होगी इसी फॉर्म में। तो नेचर कैसा होता है साउंड वेव का बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। और यहाँ पे क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये एक ग्राफ है जहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल थी, एयर की जो अभी डेंसिटी है, जैसे ही कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई तो डेंसिटी उसके पास की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर वो एकदम मिनिमम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन होता है, लेकिन ट्रांसफर्स वेव में ऐसा नहीं होता है। हम बात कर चुके हैं, ये एक ग्राफ था जो मैंने आपको बता दिया डेंसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ साउंड वेव। मैं पहले ही बता चुका था साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमने देख भी लिया साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, तो हमने देखा क्या, नेचर ऑफ साउंड वेव देखा। अब नेचर ऑफ साउंड वेव पता चल गया है कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नाउ लेट्स सी, क्या साउंड वेव अपने पास मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कैसी होनी चाहिए, मैकेनिकल, क्योंकि जो नॉन मैकेनिकल वेव थी वो हमेशा ट्रांसफर्स होती है, वो हमेशा क्या रहती है, ट्रांसफर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव केवल और केवल मैकेनिकली हो सकती है। तो लेकिन अपन देखते हैं कि साउंड वेव को क्या मटेरियल मीडियम रिक्वायर है या नहीं है, साउंड वेव को मटेरियल मीडियम रिक्वायर है या नहीं है। लेट्स सी, उसके प्रोपोगेशन के लिए डस साउंड नीड्स मीडियम और नॉट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दिस वी विल गोइंग टू सी विद अ वेरी सिंपल this we are going to see with a very simple experiment that is known as Bell jar experiment.
So with the help of bell jar experiment, we will going to see this. Now see what is going to happen in bell jar experiment. What we are taking a jar, like this, and we are sealing this jar from the bottom. So we have kept this jar on a plate and we have sealed it from bottom. Okay. In the top of this jar, in the neck of this jar, I have fitted a cork. तो ये टॉप के नेक के अंदर मैंने क्या फिट कर दिया बच्चों, एक कॉर्क फिट कर दिया. क्या फिट कर दिए, कॉर्क. क्यों करिए कॉर्क फिट? टू मेक इट एयर टाइट, टू मेक इट एयर टाइट. ओके. And in this plate I have made a very small hole, and from this hole I have taken out a pipe which is connected to vacuum pump. It is connected to vacuum pump. It is connected to vacuum pump. I have taken a pipe from this hole and it is connected to vacuum pump. And what I am having is a bell over here. I am having a connection of bell over here. In this bell connection, this is my hammer, this is my gong. So this is the connection of bell which I am taking out from here. And this connection is connected to switch and battery of bell. Okay. Now what will going to happen? This is my setup of the bell jar experiment. This is my setup of the bell jar experiment. Now see what will going to happen. मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले करूँगा, मुझे ये प्रूव करना है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. मुझे प्रूव करना है, तो मैंने ये सेटअप बनाया. अब इससे मैं प्रूव करूँगा कि दैट साउंड को लिटरली ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता. सो आई विल स्विच ऑन दिस bell, and this hammer will going to strike this gong and we will going to listen sound. तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, I am standing up here and I can hear the sound. Okay. तो मैंने इधर से स्विच ऑन करा है, बेल बजने लगी और मुझे साउंड सुनाई दे रहा है. बहुत बढ़िया. Now I started this vacuum pump. As soon as I have started this vacuum pump, what will going to happen? The air, there is air inside, it will going to start coming out from this vacuum pump outwards. So this sound will start become faint. Sound will start become, it will going to start fainting. It will going to start fainting. तो साउंड धीरे धीरे फेंट होती जाएगी जैसे जैसे एयर इससे निकल रही है. साउंड की जो लाउडनेस वो कम होती जाएगी, मुझे साउंड कम सुनाई देगी, फेंट होती जाएगी साउंड जैसे जैसे एयर इस वैक्यूम पंप से बाहर आ रही है. कुछ टाइम बाद क्या होएगा, मुझे साउंड सुनना कंप्लीटली बंद हो जाएगा. द साउंड विल बी स्टॉप. ओके. तो आई कांट हियर साउंड नाउ. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज यहाँ से जितनी भी एयर थी वो वैक्यूम पंप से बाहर आ चुकी है. यहाँ क्या बन चुका है? वैक्यूम बन चुका है. क्या बन चुका है? वैक्यूम. और जैसे ही यहाँ वैक्यूम बन गया है तो यहाँ से मेरे पास साउंड सुनना मुझे बंद हो गया है. वापस सुनिए क्या हुआ. मैंने यहाँ से बेल ऑन करी, बेल बज रही थी अच्छी तरीके से, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा था. अब मैंने ऐसे यहाँ से वैक्यूम पंप चालू करा तो ये जो इसके अंदर एयर थी, इसके अंदर क्या थी बच्चों? एयर थी. किसमें एयर थी? बेल जार में. बेल जार में क्या थी? एयर थी. ये एयर बाहर आने लगी कहाँ से? वैक्यूम पंप से. ये एयर बाहर आने लगी वैक्यूम पंप से, तो मुझे साउंड की इंटेंसिटी कम सुनाई देने लगी. मुझे साउंड फेंट होता हुआ लगा. मुझे साउंड कैसा लगा? कि साउंड फेंट हो रहा है. धीरे धीरे साउंड कम सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसमें से एयर बाहर आती जा रही है. तो यहाँ मेरे पास जो मीडियम बच रहा है वो कम होता जा रहा है. अब धीरे धीरे पूरी एयर ही बाहर आ जाएगी. जैसे ही पूरी एयर बाहर आ जाएगी, यहाँ क्या बच जाएगा? वैक्यूम. यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा. और मुझे यहाँ साउंड सुनना बंद कर जाएगा. मैं यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ, मुझे साउंड सुनना बंद कर जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन की एनर्जी कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो पा रही, क्योंकि पास में पार्टिकल ही नहीं है.
जब पास में एटम मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एयर ही नहीं बची, तो वो जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन, जो डिस्टर्बेंस है, वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। जब वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा तो मुझ तक भी नहीं पहुंचेगा, और जब तक मुझ तक वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा मुझे सुनाई नहीं देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेरे पास ये प्रूव हो गया दैट साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता है आगे ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर ये पार्टिकल्स ही नहीं हुए तो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? क्योंकि एनर्जी किससे ट्रांसफर हो रही है? पार्टिकल से। जैसे ट्यूनिंग फोक ने आगे वाले पार्टिकल को हिट करा, वो आगे वाले को हिट करा, उसने उसने अपने आगे वाले को हिट करा और उसने अपने आगे वाले को हिट करा, तो एनर्जी का ट्रांसफर कोलिजन से यहाँ पर तो हो गया। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ, ये एयर मैंने वैक्यूम पंप से निकाल दी, तो यहाँ तो कोई पार्टिकल ही नहीं बचा। अब ये वाइब्रेट भी कर रही है बेल, तब भी उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसके आसपास एटम मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं। अब उसके पास एटम मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो इसके जो डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, वो आगे ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है। वो आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो वो इस ह्यूमन बीइंग विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड दिस जार, वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे, और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स दैट साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो इससे मुझे ये भी पता चल गया साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, मतलब वो मैकेनिकल वेव है। यहाँ से मुझे पता चल गया साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में, और कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस किससे होती है? वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। ह्यूमन बींग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है, कहाँ पे होती है? लैरिंग्स में। कहाँ पे होती है? लैरिंग्स में। उसके बीच में एक स्लिट रहती है। जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा तो कैसे बोल पाऊंगा? मेरे अंदर के जो लंग्स हैं वो एयर छोड़ेंगे। एयर कहाँ से निकलेगी? उस स्लिट में से, जो गैप है, नैरो गैप है वोकल कॉर्ड्स में, उसमें से फोर्स आउट होगी। जैसे ही वो उसमें से फोर्स आउट होगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी वाइब्रेशन होता है। गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है, तबला के अंदर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, और फ्लूट के अंदर एयर कॉलम का वाइब्रेशन रहता है। किसका वाइब्रेशन रहता है? एयर कॉलम का वाइब्रेशन रहता है। तो बिना वाइब्रेशन के साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। So this was a detailed study on sound. We will going to start the characteristic of sound and the terms related to sound in our next lecture. So thank you for today. We will going to continue in next lecture.